जैसे स्टूडेंट्स बिकॉम सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, एमकॉम, एमबीए, ऑल स्टूडेंट्स, जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक ना सेकेंड ईयर का है, ना फाइनल ईयर का, ना एमकॉम का, ना एमबीए का, या ऐसे कह सकते हैं सब जगह का है। मींस टॉपिक का नाम है रेशियो एनालिसिस, और हमने ट्वेल्थ में पढ़ा। ट्वेल्थ में हमारी थर्ड बुक के अंदर रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो थे। सेकेंड ईयर में रेशियो और कैश फ्लो रिपीट हुए। फाइनल ईयर में रेशियो और कैश फ्लो दोनों बुक में है, बट सिलेबस में कहीं पर केवल रेशियो है, कहीं पर रेशियो कैश फ्लो दोनों है। बट नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो बीकॉम सेकेंड ईयर में रेशियो कैश फ्लो दोनों है, और फाइनल ईयर में केवल रेशियो ही है। तो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग रेशियो एनालिसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक। 100% 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है, ट्वेल्थ वाले लेवल से कंपेयर ना करें, ट्वेल्थ वाला लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है। सेकेंड ईयर में लेवल हाई है बिल्कुल, फाइनल में थोड़ा सा हाई है। एमकॉम एमबीए में डिफरेंट स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं, फॉर्मूलेस लगभग सेम से रहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में रेशियो एनालिसिस। बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बंद कर दीजिएगा, फॉर्मूलाज पर फोकस करेंगे। नॉर्मली स्कूल्स पे जब पढ़ाते थे तो क्या होता था, 2 दिन में टीचर ने सारे फॉर्मूलाज कवर अप कराए, उसके बाद थर्ड डे डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ गए, बच्चों कह दिया पढ़ के आ जाना, और बच्चों ने ना पढ़ा ना लर्न किया, और डायरेक्टली क्वेश्चन पे आने के बाद फिर बच्चे अपना दिमाग घुमाते रहते हैं, बोले यार ये क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। मींस लर्न कर 2 दिन में फॉर्मूलेस खत्म कर देते हैं, और लर्न करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट को दे देते हैं। अपन लर्न भी यहीं पे करेंगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जैसे आज तक कभी एक्सप्लेन नहीं किया होगा। आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। रेशियो एनालिसिस 5 स्टार रेटिंग चैप्टर है। थ्योरी है या प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट की बात करें तो सेकेंड ईयर वाले बच्चे यूनिट 2 लिख सकते हैं, फाइनल ईयर वाले बच्चे इसको यूनिट 5 लिख सकते हैं। यूनिट सेकेंड ईयर यूनिट 2, फाइनल ईयर यूनिट 5 इस पर नोट कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर हम जब पढ़ने जाते हैं तो हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है व्हाई। हम सेल्फिश इंसान है, कोई भी काम फालतू नहीं करते। तो रेशियो एनालिसिस चैप्टर बनाया गया, उसका फायदा क्या है? मार्क्स लाना एक अलग मैटर है, बट क्या ये कहीं हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है? एंड फाइनल ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका, फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, इस चैप्टर को क्यों पढ़ूं मैं, कहीं काम आने वाला है क्या? यस। रेशियो एनालिसिस का टारगेट क्या है? मैं शॉर्ट एंड स्वीट वे में बात करूं, ज्यादा पंचायती ना करूं, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करूं तो कह सकता हूं, टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, मूल्यांकित करने के लिए। ये क्या होता है सर? अरे वही काम, आपका भी तो इवेल्यूशन होता है सब। कब होता है आपका इवेल्यूशन? पेरेंट्स टीचर मीटिंग स्कूल में हमारा इवेल्यूशन ही तो करते हैं। क्या पढ़ा, एग्जाम में क्या गुल खिलाए, क्या रिजल्ट आया, और क्या आपका नॉर्मली बिहेवियर है अपनी लाइफ में। यही तो बताता है रेशियो एनालिसिस, मतलब सॉरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इसी को डिस्कस करते हैं और इवेल्युएट करके देखते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा, और स्टैंडर्ड से बिलो परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी रिमांड ली जाएगी। भाई स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शाबाश, कीप इट अप, और करो अच्छा, और अच्छी एफिशिएंसी दिखाइए। स्टैंडर्ड से बिलो परफॉर्म किया तो क्या नाक कटा दी तुमने, है ना? तुम्हारी रिमांड ली जाएगी। अपने एथिक्स सुधारिए, अपने रूल्स बनाइए, सिस्टम से काम करिए, और ज्यादा मेहनत करिए बोला जाएगा। ऑब्वियसली उसमें हमको हमारे ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली एक बिजनेस की सक्सेस के पीछे, बिजनेस के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ता है, इवेल्युएशन करने पड़ते हैं। अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल है ये देखना पड़ेगा। उस एक्सपेरिमेंट को सक्सेस कराने के लिए आपको
बहुत सारे कंपैरिजन करने पड़ेंगे। कंपैरिजन 2 टाइप्स के होते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन, एक फर्म का दूसरी फर्म से, वो देख गुप्ता जी का बच्चा और वो देख शर्मा जी का बच्चा। 10th क्लास में हमारे साथ ऐसा हुआ कंपैरिजन। ये था इंटर फर्म कंपैरिजन, दो फर्म्स का अलग अलग कंपैरिजन। और अपना ही अपने पास्ट से कंपैरिजन। 12th क्लास में रिजल्ट आया, देख तेरे 10th के मार्क्स और देख तेरे 12th के मार्क्स, फर्म सेम है, पर्सन सेम है, टाइम पीरियड को चेंज किया गया है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। देखते हैं, मैं लिखता हूं इन सब चीजों को। तो इवेलुएट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? कंपैरिजन करना पड़ेगा, तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करने के लिए दो अलग अलग चीजें होनी चाहिए। कंपैरिजन दो टाइप का, नंबर 1 इंटर फर्म कंपैरिजन, नंबर 2 इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म में दो फर्म होंगी, एमआरएफ टायर्स और अपोलो टायर्स। दोनों 2023 के डेटा पर एनालिसिस करेगी। 2023 में अपोलो टायर्स की परफॉर्मेंस थी और एमआरएफ टायर की परफॉर्मेंस थी। इंटर फर्म, फर्म अलग अलग है, टाइम फ्रेम सेम है। इंट्रा फर्म के अंदर 2022 और 2023 का कंपैरिजन होगा। किसका? टीवीएस कंपनी का। कंपनी एक ही है, 22 में क्या किया और 23 में क्या किया। कंपैरिजन हमारी इच्छा हो जैसे कर सकते हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इन कंपैरिजन को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म करोगे तो रिवार्ड मिलेगा। हमारा भी कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है, सबका स्टैंडर्ड होता है ना, है ना। हम कभी उस स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी उस स्टैंडर्ड से बिलो परफॉर्म करते हैं। स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म करेंगे तो रिवार्ड, अदरवाइज रिमांड। तो हमें क्या करने पड़ेंगे? सेट स्टैंडर्ड। लाइक आपके घर में सबके घर में चाय बनती है, चाय में शुगर कितनी डालनी है, सबके घर का स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकता है। कोई विदाउट शुगर, कोई लेस शुगर, कोई मीडियम शुगर, कोई हैवी शुगर, कोई वेरी हैवी शुगर, है ना। अब वो आपका घर का स्टैंडर्ड है। हम दूसरी जगह जाएंगे तो यार चीनी बहुत ज्यादा डाल दी या चीनी बहुत कम डाल दी, ये स्टैंडर्ड आएगा। तो कैफेज वाले क्या करते हैं? चीनी या तो डालते ही नहीं है या बिल्कुल लेस शुगर के साथ फिर शुगर अलग से सप्लाई करते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट है। तो सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है शुगर का, उससे कम ज्यादा वो अपने हिसाब से एनालिसिस करके डाल लेते सब। सेम ऐसे ही हमारी क्लास में एक दिन रिजल्ट आया साहब बीकॉम सेकेंड ईयर का। एक बालिका बहुत ज्यादा रो रही, मम्मा का कॉल आया, बोले सर इसके मार्क्स नहीं आए, रो रो के बुरा हाल कर दिया है। मैंने क्या हुआ? बोले आप ही बात करो। लाओ साहब बात कराओ। बात कराए तो बात करने को राजी नहीं, बोले सर मेरे मार्क्स नहीं आए ये वो। मैंने कहा मार्कशीट तो बताओ मेरे को। मतलब मार्कशीट भी शेयर नहीं करनी। मैंने कहा चलो मार्कशीट शेयर करो। फिर स्मार्ट बच्चे मार्कशीट कैसे शेयर करते हैं? क्रॉप करके अपनी डिटेल्स हटा के। ये नहीं पता सर के पास ऑलरेडी इनकी मार्कशीट रहती है ना। ठीक है साहब, क्रॉप करके मार्कशीट शेयर कर दी। मेरे को हालत खराब थी, जस्ट नीचे लिखा हुआ था FAIL, है ना। वंस मोर लिख दिया मार्कशीट में, क्यों दोबारा करो साहब। मैंने डिस्कशन किया थोड़ा सा। अब देखिए रिजल्ट आने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम रिजल्ट से पहले का है, वो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। रिजल्ट आने के बाद तो मैं केवल बुम बुम स्वाहा ठंडे छींटे ये दे सकता हूँ, और है ना। ठीक है, मैंने भी कहा, मन का रिवोल्यूशन नहीं लगाया है क्या? बोले नहीं सर अभी तक लगाएंगे, देखिए प्लान कर रहे हैं। मन का ठीक है, ये सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन लगा देना, फाइन। बहुत बुरा रोल का हाल कर रखा, क्यों? है ना, फेल लगे। चलो इसका तो स्टैंडर्ड से बिलो परफॉर्मेंस थी, रो रही है। दूसरी की एक मम्मा का और कॉल आया, बोले सर इसने भी रो रो के बुरा हाल कर। मैंने क्यों, फेल हो गई क्या? बोले नहीं सर 74 बनी है इसकी। 74% बनी है,
इसको 80 प्लस की रिक्वायरमेंट थी, 6% कम आ गई। मन का वाह, हमारे 2 छोरे पास होते, है ना। ठीक है, इनको भी ठंडे सीटें दे दी है ना। मन का एक काम करो, आप दोनों इंस्टीट्यूट आ जाओ। आ गए इंस्टीट्यूट, यहाँ खड़े थे बगल में। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, एक अंकल जी दंदन आते मिठाई का डब्बा लेके अंदर। बोलो लो साहब। मैंने क्या हुआ? बोले छोरा पास हो गया। उनका स्टैंडर्ड अलग है। मैंने कहा इनको खिलाओ, इनको ज्यादा जरूरत है मिठाई की, बहुत दिक्कत आ रही है इनको। बोले क्या हुआ है? फेल हो गई क्या बेटिया? मैंने कहा नहीं 74 बनी है। बड़ा खुश होना चाहिए। सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है, कोई अच्छी परसेंटेज पर भी रो रहा है और कोई जस्ट पास पे भी मिठाइयाँ बांट रहा है ना। सेम रेशियो एनालिसिस में सबके स्टैंडर्ड्स आएंगे, वो स्टैंडर्ड सीखने। तो मैं डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, जैसा 12th में तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। हाँ, अगर सेकेंड ईयर मेरे से पढ़ाया तो लगभग सेम सिस्टम यही रहता है। सेट स्टैंडर्ड्स करेंगे, अगर स्टैंडर्ड से बिलो परफॉर्म किया तो रिमांड लगेगी, और स्टैंडर्ड से अबव परफॉर्म किया, लिख रहे हैं ना आप ये सब, तो आपको रिवार्ड मिलेगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है? प्लस एंड माइनस पॉइंट्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है? अपने प्लस एंड माइनस पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। प्लस पॉइंट्स को और बढ़ाएंगे, माइनस पॉइंट्स को इलिमिनेट करेंगे। इलिमिनेट करना मतलब रिमूव करना, हटाना, डिस्कार्ड करना। हाँ जी, मेरे कुछ प्लस पॉइंट्स मुझे पता पड़े कि मैंने पिछली बार नोट्स अच्छे बनाए थे, ट्यूशन अच्छी जगह ली थी, टीचर गाइडेंस अच्छी थी, उसे और बढ़ाऊंगा, कंटिन्यू भी करूंगा और इंप्रूव भी करूंगा। जो मेरे कुछ माइनस पॉइंट्स थे कि मैं लेट नाइट तक सो रहा था, या गलती से स्नैपचैट पे अकाउंट बना रख करके अपनी क्या बोलते हैं स्ट्रिक्स, है ना, स्ट्रिक्स डेवलप कर रहे हैं, है ना, और मालूम पड़ा उसको कोई फायदा नहीं है, बेनिफिट जीरो है, केवल सोसाइटी को दिखाने के लिए, है ना। मतलब ना मेरी गुड, भाई साहब तुम्हें 2 ही काम करता हूँ, पैसा में बढ़े या प्रेस्टीज बढ़े, या तो पैसा बढ़ना चाहिए या प्रेस्टीज बढ़नी चाहिए। मेरे स्नैपचैट के अकाउंट से ना तो मेरा पैसा बढ़ रहा, ना प्रेस्टीज बढ़ रही, है ना। लेकिन अब वो मेरा माइनस पॉइंट था, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। स्नैपचैट आज ही अनइंस्टॉल। दूसरी तरफ अपन ने फ्री फायर डाउनलोड कर लिया, वो और भी बुरा था, है ना। पबजी फ्री फायर एक ही बात है भैया। ठीक है, अब वो बच्चों से बात कर रहा था ना, सॉरी। तो ये सब मेरे लिए को एलिमिनेट करना चाहिए। इंप्रूव क्या करना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग वेकअप, वॉक्स, वर्कआउट्स, स्टडी टाइम, अपने कोचिंग्स का टाइम, प्रॉपर गाइडेंस, यूट्यूब से एनालिसिस करना चीज़ों को, और फिर डिसीजन मेकिंग करना, ठीक है। इन्हें मेरे इंप्रूव करना है। तो मैं इसके थ्रू क्या बनाऊंगा? फाइनली फ्यूचर प्लानिंग बनाऊंगा मैं। ये मेरा अल्टीमेट गोल है, रेशियो एनालिसिस चैप्टर का अल्टीमेट गोल। प्लीज एक बार बोर्ड पे देखिए, एक बार प्लीज बोर्ड पे। इवेल्युएट करना बिजनेस की परफॉर्मेंस को, कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करके स्टैंडर्ड सेट करना, स्टैंडर्ड से फाइंड आउट करना प्लस और माइनस पॉइंट्स, उन प्लस पॉइंट्स को इंप्रूव करना, माइनस पॉइंट्स को एलिमिनेट करना, और अपनी फ्यूचर की प्लानिंग बनाना। यही तो तरीका है। तो ये रेशियो एनालिसिस किया क्यों? केवल कंपैरिजन करके छोड़ दिया, बेवकूफ कहलाएंगे। कंपैरिजन करने के बाद प्लस माइनस पॉइंट्स को फाइंड आउट करके और अपनी फ्यूचर प्लानिंग बनाना कि अब मुझे ये करना चाहिए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए, टीचर ने बोला ये बैडमिंटन में अच्छा है, तो पापा ने घर जाकर के एक बैडमिंटन और कॉक दिला दिए, बोले ले खेल। ये तरीका नहीं था, है ना। बैडमिंटन में अच्छा है तो इसका मतलब इसको एकेडमी ज्वाइन करवानी है, हाँ। तो उसका बैडमिंटन में फ्यूचर चेक करना है कि कर पाएगा या
नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए एक्शन प्लान बनाना पड़ता है आपको पूरा का पूरा। तो ये है हमारा रेशियो एनालिसिस का जवाब, इस क्वेश्चन मार्क का इतना बड़ा जवाब है। समझ पा रहे हैं क्या अच्छे से? नेक्स्ट, रेशियो एनालिसिस के रेशियोज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरीज 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। कुछ बुक्स 4 कैटेगरीज डिस्कस करती है, कुछ बुक्स 5 कैटेगरीज डिस्कस करती है। आपको उन कैटेगरीज के लफड़ों में नहीं पढ़ना, कई 4 बोले चाहे 5, अपने को तो फॉर्मूला लिखना। मैं 4 कैटेगरीज पे वर्कआउट करूंगा। आइए चारों कैटेगरीज के नाम लिखते हैं। कैटेगरी लिखना ही बेकार है, कोई जरूरत ही नहीं इस शब्द को। नंबर 1, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। नंबर 1, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, इन हिंदी अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात। हिंदी मीडियम बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे। अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात, हिंदी मीडियम बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे। क्या होता है ये, कैसे होता है, डिटेल में डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छे समझाऊंगा, है ना। चलिए डिस्कस करते ही चलते हैं हल्का सा। एक पेरेंट्स अपनी बिटिया की शादी करनी है, तो ढूंढेंगे एक सफेद घोड़े पे सवार होकर आने वाला राजकुमार, जो कि हो सर्वगुण संपन्न, चाहे हमारी बिटिया कैसी भी हो। दामाद सब सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, ठीक है। अब जब एक पेरेंट्स अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है बिटिया, तो कौन सी कंपनी में करें इन्वेस्टमेंट? तो सोच समझ के करेंगे, कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें हम। सेम बिटिया की मैरिज करने से पहले कहीं ऐसे घर में ना कर दें या थोड़े दिन बाद डोरी की डिमांड हो जाए, दहेज की डिमांड हो जाए, या मारपीट हो, या इस तरह का कुछ भी सीन क्रिएट हो, है ना। हमारा इन्वेस्टमेंट खराब नहीं होना पैसा, प्लीज। जिस तरीके से आपको समझ में आता है वो एग्जाम्पल लेना पड़ता है मुझे, है ना, नहीं तो मेरे कौन, मेरी बोरिंग बातों को कौन सुनेगा, है ना। तो आपको भी सर्वगुण संपन्न बनना है, अदरवाइज हमारी बोली नहीं लग पाएगी। चलिए अभी आपका प्रोस्पेक्टस बनेगा, थोड़े दिन में पिताजी बनाएंगे, बोले बायोडेटा लिखेंगे, बोले बीकॉम। जिंदगी की पहली डिग्री आने वाली है हमारे हाथ में, है ना। चलिए कोई बात, सब मस्ती में जा गए। चलिए, तो पिताजी जब अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो लड़के में क्या क्या 4 खूबियां ढूंढेंगे, वही 4 खूबियां यहाँ आ रही है। सेम बिल्कुल एज इट इज फिट होता है हमारे इन्वेस्टमेंट के केस में। मेरे पास 2, 3, 5, मेरे पास 5 लाख रुपए रखे हैं, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, कैसी कंपनी में कैसा गुण संपन्न होनी चाहिए, वो सब देखना है। तो सिंगल एनालिसिस करेंगे, डायनेमिक एनालिसिस करेंगे। डायनेमिक, आपको केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, घर बार अच्छा है शादी कर दो, जमीनें ज्यादा है शादी कर दो, नहीं, हमें डायनेमिक एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा मैरिज करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले। मैं डबल एग्जांपल एक साथ लेके चलूंगा, डबल लैंग्वेज चलेगी मेरी ड्यूल, है ना। तो पहला आया शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। जिस लड़के से हम अपनी बिटिया की शादी करवाने के लिए प्रपोज्ड प्लान देख रहे हैं, वो लड़का कहीं थोड़े टाइम में इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाता? बच्चों, इंसॉल्वेंसी का नाम मतलब समझते हैं आप? क्या समझते हैं? बैंकरप्ट हो जाना, यानी ब्लैंक हो जाना, पैसे वैसे सारे खत्म हो जाना, खाली हो जाना, सामने वाले के पास कुछ नहीं होना। यही सुना है अपन ने, है ना, यही तो सुना है अपन ने बैंकरप्ट होने का मतलब, ठीक है। वो बैंकरप्सी तो जब होती है जब आदमी पूरा ही ब्लैंक हो जाता है, खत्म, कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं इंसॉल्वेंसी के, वाइंडिंग अप के, है ना। ये वो इंसॉल्वेंसी नहीं है, ये वो इंसॉल्वेंसी जो हम डेली होते हैं, हर थोड़ी देर में होता है, हर 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे में इंसॉल्वेंट होते हैं। हर आधे घंटे 1 घंटे में इंसॉल्वेंट कैसे होते हैं? जब जेब खाली हो जाती तब इंसॉल्वेंट। दूध वाला आया, पैसे दे दो, अभी नहीं है, खा के भाग रहे हैं, अगले महीने दे देंगे। न्यूज़पेपर वाला आया, दे देंगे। बच्चों के स्कूल की फीस जमा करानी, दे देंगे। और अपने पास किसी को पैसे देने के लिए पैसा
नहीं है। हम थोड़ी थोड़ी देर में इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, छोटे छोटे खर्चे पे नहीं कर पा रहे हैं, हमारी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल खत्म, गाड़ी खड़ी है पेट्रोल के पैसे नहीं है, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं है, दूध वाले का बिल नहीं है, न्यूज़पेपर वाले का बिल नहीं है, सब पैसे हमसे मांग रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में हर कोई पैसे मांगने आता है। दिन में तो काम वाली बाई ने तो सब महाभारत खड़ी कर दी, पैसे दो, है ना, मांगेंगे सब पैसे सब। और आपके पास पैसे नहीं है, आप थोड़ी थोड़ी देर में इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, यानी छोटी छोटी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। समझना जरा, वो लड़का, उसका हर दुकान पे अकाउंट खुला हुआ है, समझते, खाता खुलना, उधारी चलती है, और चुकाता कहीं के भी नहीं। कोई ज्यादा प्रेशर करता है तो इससे लेकर के इसको दे देते। समझ पा रहे? क्या ऐसे लड़के से शादी करवा पाएंगे बिटिया की, जिसके हर दुकान पे खाते खुले हो, वो बिजली का बिल, पानी का बिल, अपने छोटे मोटे खर्चे नहीं चुका पा रहा हो, हर दुकान पे उसकी उधार चलती हो, और मार्केट में इमेज कैसी होगी? मार्केट में इमेज कैसी होगी? ऐसी बेकार ही होगी, खराब ही होगी, गंदी होगी इमेज, है ना। तो हमें चेक करना है कि सामने वाला पॉकेट में अपने रेगुलर खर्चों को करने के लिए पैसे रखता है या नहीं रख पाता। आप खुद सोचिए, अगर मैं खुद बताता हूं, अभी कल परसों अपन डिस्कस कर रहे थे कि इंस्टीट्यूट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, इस इंस्टीट्यूट को मेंटेन करने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए। अब कुछ 5-6 महीने ऐसे होते हैं जब हमारे पास फंड्स नहीं आते हैं, तो उस ड्यूरेशन में हम कैसे खर्चे चलाते होंगे? कुछ बचा करके कम करते होंगे खर्चे, जहां 6 जनों का स्टाफ है और 4 जनों से काम चला ले, सबकी सैलरी थोड़ी सी डाउन कर दे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ खर्चों को लिमिटेड आधा पे कर दिया, साहब 10,000 का बिल आया, 5 ले लो, अभी 5 बाद में दे देंगे, ऐसे करके। लेकिन सबका पेमेंट करते होंगे, नहीं करते होंगे? अगर नहीं करते हो तो मार्केट में अगले ही दिन मेरे बारे में बातें बनना शुरू हो जाएंगी, यार पैसे के मामले में आदमी खराब है, तुरंत इमेज बननी शुरू हो जाएगी। हाँ, फीस के मामले में तो बातें बनती है, फीस के मामले में आदमी खराब है, हाँ। लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, जिसको आप तुम बोलोगे सामने वाला कहेगा तू बेवकूफ है, देता क्यों नहीं है? अगला आदमी तो अपने रेमुनरेशन मांग रहा है ना। अगर सही नहीं लगता तो मत सर्विस यूज लो, मत प्रोडक्ट यूज लो, और अगर प्रोडक्ट यूज करो तो पे करो, है ना। लेकिन अगर मैं अपने एम्प्लॉइज को, अपने ओवरहेड्स को, अपने एक्सपेंसेस को, अपनी लेबर को पेमेंट करने में अगर बैकफुट पे हूं, तो मेरी इमेज थोड़े दिन में मार्केट में खराब हो जाएगी। क्यों? मैं अपनी सॉल्वेंसी पूरी नहीं दिखा पा रहा हूं, मैं हर थोड़ी देर में इंसॉल्वेंट हो रहा हूं, एम्प्लॉइज की सैलरी रोकी हुई है, बड़े लंबे टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। ये समझ में आती है क्या बात, है ना? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। तो एक कंपनी, वो जिस कंपनी में पैसे लगा रहा हूं, उसकी करंट लायबिलिटीज देखनी पड़ेंगी, और उस करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए उसके पास करंट असेट्स है या नहीं, क्योंकि करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए फिक्स असेट नहीं बेची जाती बच्चों, जरा समझना। मेरे यहाँ पर, मेरे ऑफिस में बिजली का बिल आया, अब बिजली के बिल को पे करने के लिए मकान बेच दूं? सोचो, बिजली के बिल पे करने के लिए कार बेच के बिजली का बिल पे करोगे क्या? एम्प्लॉय को सैलरी देनी है कि कार बेच के एम्प्लॉय को सैलरी दोगे क्या? ये तो नहीं होगा ना। तो करंट लायबिलिटीज का पेमेंट फिक्स असेट से नहीं होता, करंट असेट से ही तो होगा। तो करंट लायबिलिटी के लिए करंट असेट होनी तो चाहिए ना, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। वो चेक करेगा कौन? फिक्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ये चीजें कोई एक्सप्लेन नहीं करता, डायरेक्टली फॉर्मूलाज पे आता है, बच्चों लिख लो, याद कर लो, वाई पता नहीं, है ना। तो डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज पे। सेकंड पॉइंट प्लीज, टर्नओवर रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज या एफिशिएंसी रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज या एफिशिएंसी रेशियोज। टर्नओवर, एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशियोज। हिंदी में क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता अनुपात, हिंदी में क्रियाशीलता अनुपात। हाँ जी, सुनना शुरू करेंगे प्लीज। क्रियाशीलता अनुपात क्या होता है? आपकी दुकान पे भीड़ लगनी चाहिए, आपकी दुकान पे
भीड़ लगनी चाहिए, काम फैला रहना चाहिए, कंटिन्यू माल बिकना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट की बात तो नहीं करते ये लोग कहते हैं टर्नओवर होना चाहिए, सेल होती रहनी चाहिए, काम मुर्दा रहना चाहिए और एफिशिएंसी होती रहनी चाहिए, यानी आपकी एफिशिएंसी यूज होनी चाहिए, दुकान पे भीड़ लगनी चाहिए। आपकी बहुत बड़ी दुकान है उससे कोई मतलब नहीं है, आपका बहुत पैसा है उससे कोई मतलब नहीं है, आप मार्केट की लायबिलिटीज को पे कर देते हो उससे कोई मतलब नहीं है। मेन चीज क्या है, आपकी दुकान पे भीड़ लगनी चाहिए। ऐसा कैसे संभव हो? प्राइस को कम करके भीड़ लगवा लो पहले, तो बाद में जब स्टैंडर्ड बन जाए तो प्राइस बढ़ा के भी भीड़ लगवा सकते हो। क्या सस्ती चीजें ज्यादा बिकती है, महंगी भी दमादम बिकती है? महंगी भी बहुत बिकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जैसे कल मैं कैफे गया, बिग ट्री बहुत ज्यादा चल रहा था, कल इवनिंग में चला गया, सीन देखने को दिमाग खराब मेरा। नॉर्मली इस कैफे की थोड़ी सी हालत खराब है, बिग ट्री अजमेर रोड पर जाकर के ना, फिर भी वहां पर सीट्स अवेलेबल नहीं है, एडवांस बुकिंग। कैफे में क्लब की तरह पहले पर कपल 2500 रुपीज का टिकट कटवाइए और उसका अंदर कपो कवर मिल जाएगा। कवर की रेट देखो 500 रुपीज से बिलो कोई प्रोडक्ट नहीं है। आपको एक कोल्ड कॉफी भी पीनी है तो 500 रुपीज, 350 से ऊपर की स्टार्टिंग है ना। वो भी ठीक है, चलो वो भी मैं पे करने के लिए राजी हूँ। जब मैं एक बड़े स्टैंडर्ड पे गया हूँ तो मैं सोच के गया हूँ कि मेरे 3-4 हजार रुपए खर्च होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सर्विस तो मिले। 1 घंटे तक कोई पानी की बोतल के लिए नहीं पूछ रहा है। पानी की बोतल पूछो तो पहले रजिस्ट्रेशन कराओ अपना फोन नंबर देकर के। मैंने कहा बाहर करा तो दिया, बोले नहीं यहाँ दोबारा कराओ। ऐसी फील आ रही है तो फ्री में ले रहे हो, मिल रहे हो, है ना। बट उनके यहाँ भीड़ लग रही है, सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए, लेकिन कितने दिन रहेगी भीड़? ज्यादा दिन नहीं रहेगी अगर सर्विस को मेंटेन नहीं किया तो। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है जिस तरह का पैसा चार्ज कर रहे हैं, है ना। सर्विस उतनी अच्छी नहीं है जैसा पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो आदमी ज्यादा दिन वेट करने वाला नहीं है, नेगेटिव रिव्यूज आना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो सेम आपकी दुकान में एक बार भीड़ लगनी चाहिए और उस फिर भीड़ को आपको रिटेन भी करना है, यानी जो एक बार आया वो दोबारा आना भी चाहिए। कष्ट सामने वाला जो आपके यहाँ पैसा लगा रहा है आपकी खबर में, उसको दिखना चाहिए कि यहाँ वर्किंग होती है। कई बार मैं क्या करता हूँ, हमारे यहाँ जैसे अभी बुक्स वगैरह आनी शुरू होती है तो बुक्स वगैरह पड़ी रहती है ना, अभी तो रिसेप्शन वगैरह कहते हैं कि सब इनको उठा करके रख देते हैं। मन का नहीं, मत रखो। बोले क्यों? मन का पड़ी रहेगी तो लोगों को दिखेगा कि इनके यहाँ काम होता है। तुमने उठा के रख दी तो वो तो समेटने में आ जाएंगी, फिर क्या लगेगा काम होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कब करते हैं जब बच्चे नहीं होते, बच्चे होते हैं तो भी फिर क्या ही काम होता है इनके यहाँ। अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो मैं कहूँ अभी की आज की डेट में बोलूँ तो राजस्थान में जितने भी कोचिंग चल रहे हैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट मेरे पास ही है, और सबसे ज्यादा फीस भी लगभग मैं ही चार्ज कर रहा हूँ। जहाँ कॉम्पिटिशन है वहां तो कॉम्पिटिशन नहीं है, वहां पे कॉलोनीज में तो फिर अनलिमिटेड फीसेस चार्ज होती है ना। तो कहने का मतलब है आपके यहाँ भीड़ लगनी चाहिए, कस्टमर आना चाहिए, माल बिकना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए, आपको फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ, है ना। भीड़ किसके यहाँ लगेगी? ऑब्वियसली जिसके प्रोडक्ट में दम होगा उसी के यहाँ भीड़ लगेगी, बाकी तो दुनिया के किसके यहाँ क्यों भीड़ लगेगी, है ना। तो टर्नओवर होना चाहिए, सेल होनी चाहिए, वर्किंग दिखनी चाहिए, माल आया गया होना चाहिए। ऐसा नहीं माल आया बैठे कस्टमर नहीं आ रहे। आप बहुत सारे मॉल्स में गए होंगे वहां या बहुत सारे मार्केट्स में गए होंगे, एक ही तरह की 15 दुकानें हैं, एक पे भीड़ लग रही है, 2 पे भीड़ लग रही है, बाकी 12-13 दुकानें खाली हैं। देखा है आपने? बहुत देखा होगा ऐसा, तो अपनी सिटी के अंदर तो एक जैसी शॉप्स होती है, पूरा मार्केट होता है, 2 की भीड़ लगती है और बाकी के कब्जे उड़ते हैं। एफिशिएंसी रेशो, ऐसा कोई सिस्टम उन दोनों ने लगा रखा है कि पब्लिक सीधी सीधी उन्हीं के यहाँ आती है। मैं आपसे बात कर लेता हूँ इस बारे में। आपका सलून जहाँ आप जाते हो, सलून या पार्लर, आपके घर से लेकर उस सलून के बीच में 10 सलून और आते हैं। आप जिस सलून पे जाते हो, जिस पार्लर में जाते हो, आपके घर से लेकर उस सलून के बीच में 10 सलून और आते हैं, आप 11वें पे क्यों जाते हो? उस अगले ने अपनी एफिशिएंसी लगा रखी है आपके ऊपर। कुछ नहीं है, सारा गेम सर्विस का और बोलने का है, व्यवहार का है, और कुछ भी नहीं। समझ पा रहे हैं इसको? कोचिंग में ले लीजिए, आपके घर से लेकर यहां तक 50 कोचिंग आते हैं, फिर भी आप यहां क्यों हो? कुछ तो रीजन है ना। थर्ड पॉइंट, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। हर बात पे कमेंट मारना जरूरी नहीं होता प्लीज। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, इसका एक और नाम
लीवरेज रेशियोज, लीवरेज रेशियोज, पूंजी संरचना अनुपात, पूंजी संरचना अनुपात। अगर मैं वो दामाद जी वाला एग्जांपल ले तो उनके काम कंटिन्यू होना चाहिए, भीड़ लगनी चाहिए। मेरे साथ एक बार हुआ ऐसा, एक रिलेटिव ने पूछ लिया क्या करते हो, मन का कोचिंग है। बोले कॉलोनी में, मन का नहीं लाल कोठी पे। बोले किनको पढ़ाते हो, स्कूल के बच्चे, मन का नहीं कॉलेज के बच्चे। बोले आपकी उम्र तो इतनी लगती नहीं, बहुत पुरानी बात है, आप तो ठीक है लगती है ना? लगभग 6-7 साल पुरानी बात है ना। मैंने कहा आओ कभी हवेली पे। बोले बच्चे बच्चे होते होंगे आपके यहाँ? मन का सब लगभग अभी 1000+ स्टूडेंट हैं। बोले स्कूल से ज्यादा, स्कूल में हमारे 300 हैं। मन का आपके 3 स्कूल चला रहा हूँ मैं। बोले बच्चों की एज, मन का सारे कॉलेज के होते हैं, स्कूल वालों को मैं डील नहीं करता। बोले ठीक है। मैंने आओ कभी हवेली पे, है ना। उनको कुछ ऑडिट से रिलेटेड वर्क था। मैंने कहा आ जाओ एक दिन ऑफिस आ जाओ आप। अब आप हम दिखाते हैं हम क्या है। अंडरस्टिमेट कर रहे थे मुझे, है ना। सच बता रहा हूँ, पुराना वाला इंस्टीट्यूट पुलिस मुख्यालय के सामने वाला जहाँ मैं पढ़ाता था, बेसमेंट में वो इंस्टीट्यूट, और उसकी स्टेयर्स पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक सरियों का गेट बनवा रखा है। उस इंस्टीट्यूट में क्या था, एंट्री फ्रंट से होती है, एग्जिट पीछे वाली पार्किंग से होती है, घूम करके बाहर से निकल जाओ बच्चे। सिस्टम ऐसा कर रखा था। अंदर 2 हॉल, दोनों फुल ओवरलोड रहते थे उस टाइम पे। तो आजकल तो सीन अलग है ऑनलाइन आने के बाद। ओवरलोड मतलब ओवरलोड, 250 बच्चे एक छोटे से हॉल में फूस के रखते थे हम, है ना। ठीक है। दिन में 10 बजे 11 बजे सीन ये रहता था कि सीढ़ियां और पार्किंग का, सॉरी लॉबी एरिया रिसेप्शन का फुल रहने के बाद हमें उस गेट के ताला लगाना पड़ता था। बच्चे सीढ़ियों में खड़े हो, जब बैच छूटेगा तब हम ताला खोलेंगे ताकि बच्चे अंदर प्रेशर डालें। वो ताला लगने के बाद बच्चों के बाद ऊपर खड़े हुए आए, कॉल कर रहे, मैं क्लास ले रहा, मैं क्लास में फोन नहीं उठाता था उस टाइम पे। आजकल तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत उठा लेता हूँ। मैंने फोन नहीं उठाया, क्लास खत्म होने के बाद मैंने फोन किया। मैंने क्या हुआ सर, आए थे? मैंने क्या हुआ, क्या फोन किया ना? तो बोले हम आए थे। मैंने कहा किधर हो? बोले अब तो गए। मैंने क्यों? बोले आपके आने की तो जगह थी नहीं नीचे। मैंने बस यही दिखाना था आपको, है ना। सामने वाले को बताएं तो सही कि हमारे यहाँ टर्नओवर होता है, एक्टिविटी होती है, एफिशिएंसी होती है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, लीवरेज रेशियो, पूंजी संरचना अनुपात या उत्तोलक अनुपात, ये कहता है कि आप कितना लोन में डूबे हुए हैं। कर्जे लेकर के दुकान डाल ली दिखाने को, दुकान तो डाल लोगे, टर्नओवर थोड़ी दिख पाएगा। लोन लेके दुकान तो डाल सकते हो, टर्नओवर थोड़ी दिखेगा। कस्टमर तो सर्विस देने से आएंगे ना बच्चों। अगर मेरे अंदर मैं टर्नओवर दिखा पा रहा हूं तो अगर हो सकता है आज नहीं कमा रहा हूं, 4 दिन बाद कमा लूंगा, बट टर्नओवर होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर, खुद का पैसा बिजनेस में लगाना चाहिए, लोन कम से कम होना चाहिए। कितना पैसा खुद का है, कितना पैसा बाहर का है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज बताते हैं। तो 3 चीजें देखी, आप उधारी की छोटी उधारियां कर चुका पा रहे हो या नहीं चुका पा रहे हो, आपके यहाँ भीड़ लग रही है या नहीं लग रही है, आपके यहाँ पे खुद का पैसा है या सारा कर्जे में डूबे हुए हो। तीसरी चीज, फोर्थ, सॉरी एक मेरे से मिस्टेक हुई है, इसको ABC करिएगा प्लीज, 1 2 3 नहीं, कुछ रीजन है, लर्न करने में इजी रहेगा। ABC करिएगा। एंड D, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लाभदायकता अनुपात, ये बताता है कि आपके यहां 2 पैसे बचने चाहिए। लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। देखिए कई लोग उधारी भी चुका लेते हैं, भीड़ भी लगती है, खुद का पैसा भी लगा हुआ है, लोन नहीं ले रखे, लेकिन पैसा बचा नहीं पाते। मैं इनमें से आता हूं, 4th कैटेगरी में से। इशू मेरे यहां पर अपने इंस्टीट्यूट में उधारियां बिल्कुल नहीं, 0 है, वहां के ना के बराबर है। टर्नओवर अच्छा खासा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर, मार्केट में नाम के लोन ले रखे हैं, मतलब इतने लोन तो होने भी चाहिए एक बिजनेसमैन के, वो भी है ना। प्रॉफिटेबिलिटी में मैं थोड़ा मात खा जाता हूं, बचा नहीं पा रहे हम लोग। सर क्या बात करते हो? हाँ, क्योंकि जो बच रहा है वो दमादम जा भी रहा है उतनी स्पीड से, बचा नहीं पा रहे। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रखोगे तो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बट मुझे पता है मैं प्रॉफिटेबिलिटी अगले 1-2 महीने में अपने हाथ में खींच लूंगा, वो एक बिजनेसमैन की कैलकुलेशन होती है। तो रेशियो एनालिसिस में इन 4 तरह के रेशियोज पर हमें डिस्कस करना है। इन सब के अंदर अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, कल इनको डिटेल में डिस्कस किया
जाएगा। हम नेक्स्ट 1.5 क्लास के अंदर फॉर्मूलाज को कवर कर लेंगे। तो कल बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, आज केवल बेसिक लिया है, कल हमारा फ्लाइट ज्यादा तेज उड़ान भरेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।